नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल VNKD स्टडी पोर्टल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सी-टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए NCERT का सीरीज स्टार्ट किए हैं। देखिए, आज हम लोग क्लास 6 का पॉलिटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देखिए इसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और देखिए हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वो सभी वीडियो चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोगों का यह क्लास 6 का पॉलिटी का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है विविधता एवं भेदभाव। देखिए, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि सी-टेट के हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए लग रहा है इसको जो है देखने में दिक्कत है, जो है इसको चलने में दिक्कत है और बाकी यहाँ पर देखिए किसी को सुनने में दिक्कत है, बाकी लोग सही हैं। तो देख सकते हैं ऊपर चित्र में दिखाया गया सब एक दूसरे के दोस्त हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। देखिए, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। याद रखिएगा, यहाँ से देखिए एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए संसार में 8 मुख्य धर्म है और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले इसको लोग देख लेते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वाग्रह क्या बन रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रामीण लोग, जैसे यहाँ पर लिखा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। देखिए पूर्वाग्रह किया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। देखिए यह पूर्वाग्रह है ग्रामीण लोगों के बारे में। और देखिए शहरी लोगों के बारे में क्या पूर्वाग्रह है कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्वाग्रह हो रहा है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं।
शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो देखिए, यह सब पूर्वाग्रह है कि लोग किस प्रकार से सोच सकते हैं ग्रामीणों के बारे में और शहरी लोगों के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। और देखिए, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। याद रखिएगा, पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। देखिए, अधिकतर जो पूर्वाग्रह होती है नकारात्मक ही होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस बनाना भी पूर्वाग्रह है। आगे हम लोग देखते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग लड़के और लड़की में भेदभाव। देखिए दोस्तों, यहाँ से जितने भी पेडागॉजी वाले प्रश्न बनेंगे, जो हम लोग का एसएसटी है, यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं या तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप पहले इस चित्र को देखिए। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे यह कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। देखिए कौन लोग हैं? जो लोग दिव्यांग लोग हैं वो लोग बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। यानी देखिए यह जो है पेंटिंग कर रहा है और लोग सोचते होंगे, कह रहा है कि मेरी टांगों को लेकर लोग देखकर कहते होंगे कि उसका दिमाग भी डगमगाता होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। देखिए अब इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरतों वाले बच्चे। तो याद रखिएगा, विकलांग की जगह क्या कहा जाता है? खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। यानी देखिए लोग किस प्रकार के पूर्वाग्रह उनके बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर यह लिखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो।
लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। यदि आप लाइक करेंगे तो वीडियो और लोगों के पास जाएगा, जिससे और भी व्यूज बढ़ेंगे, ताकि और लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। आगे देखते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएँ बनाना। देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। याद रखिएगा, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं। देखिए, यहाँ से सीटेड प्रश्न पूछा गया है कि रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहा जाता है, यानी छवि में बांधना क्या कहा जाता है। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना जो है वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लड़कियाँ जो हैं पढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लाने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं। उनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे।
वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। तो देखिए हम लोग थोड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग पढ़े। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया।
1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में जो है सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। इससे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह भारत का संविधान है। यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। तो देखिए चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए चैप्टर थोड़ा बड़ा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीटेट में हमेशा जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अध्याय 3 में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।